चलो देखो, अब वो क्वेश्चन क्लियर था जो हो गया था अपना भी। ठीक है, अब है ना, एक अपने को थ्योरी टॉपिक पढ़ना बाकी है। मैं एक थ्योरी टॉपिक इसमें और पेंडिंग है, वो और पढ़ा देता हूँ आप लोगों को एक बार, ठीक है ना। तो लगाओ नेक्स्ट हेडिंग एक बार। ये फाइनल अकाउंट विद विदाउट एडजस्टमेंट का एक थ्योरी टॉपिक है, बट कंसेप्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लिखो आप लोग, वैसे ये अपन लोग पहले भी काफी बार डिस्कस करते हुए हैं। लिखो आप एक बार, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, क्या मतलब होता है कैपिटल, मतलब है रेवेन्यू का। ध्यान समझना, आप लोगों ने अभी एक चैप्टर पढ़ा होगा गवर्नमेंट बजट, इको, शायद ये टर्म उसमें ही पढ़ा होगा, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स असेट। मतलब अपन जर्नल एंट्री में, देखो मेरे को एक बात बताओ, असेट और एक्सपेंस दोनों क्या करते हैं, डेबिट ही करते हैं ना। असेट बढ़ता है तो भी डेबिट, और एक्सपेंस बढ़ता है तो भी डेबिट। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर असेट बढ़ेगा और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट तो हो रहा है, लेकिन बताओ क्या दोनों खर्चों का नेचर सेम है क्या? नहीं है ना। इंक्रीज इन असेट भी डेबिट है, इंक्रीज इन एक्सपेंस भी डेबिट है, बट एक्सपेंस तो दोनों अलग अलग है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो असेट क्रिएट करता है या असेट की कैपेसिटी बढ़ाता है। मेरा समझे, ये असेट की क्या बढ़ाता है, कैपेसिटी। मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट हमको एक साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है, वो कहलाता है कौन सा एक्सपेंडिचर। अच्छा बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल में राइट ऑफ किया जाता है क्या? मेरे को, मैं रिकॉल की बात करता हूं इस कोड वर्ड में। पीएनएल में क्या चीज राइट ऑफ की जाती है, एक्सपेंस और, तो ये जो भी चीज है ये सब कौन सा खर्चा है। मैंने रेंट पे किया, रेंट पे करना, बताओ पीएनएल राइट ऑफ करेंगे नहीं करेंगे, या बैलेंस शीट में एसेट में बताएंगे, पे राइट ऑफ करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो असेट क्रिएट करता है या उसका बेनिफिट हमको आने वाले सालों में होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे अज्यूम करो, मैंने कहा मैंने प्रोजेक्टर परचेज किया, अब बताओ क्या हर महीने नया प्रोजेक्टर खरीदेंगे क्या? नहीं, ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है। इसका बेनिफिट मेरे को मान लो आने वाले 4 सालों तक मिलेगा, तो ये कौन सा खर्चा है, कैपिटल। लेकिन ना इस पे अगर मैं डिप्रीशिएशन क्लेम करूंगा तो वो कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू। भाई अगर मान लो मैं इसके ऊपर डिप्रीशिएशन क्लेम करता हूं हर साल बुक्स में, मैंने कहा प्रोजेक्टर परचेज किया, मैंने बुक्स में एंट्री करी प्रोजेक्टर टू कैश, अब मैंने इसको डेप्रीशिएट किया, एंट्री करी डेप्रीशिएशन टू प्रोजेक्टर। तो जब मैं इस खर्चे को हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ करूंगा तो वो क्या बनता जाएगा, ये क्या होगा मेरा रेवेन्यू, और ये क्या है मेरा कैपिटल। समझे बात को? तो लिखो आप लोग, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो ऑल दोज एक्सपेंडिचर, all those expenditure which leads to creation of asset, which leads to creation of asset or benefit of those expenditure is available for more than one accounting year is capital expenditure। वो कौन से खर्चे हैं, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं।
बोलेगा दिस एक्सपेंडिचर increases earning capacity or reduces the operating expense of business। या तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी या खर्चे को कम करेगा। ये खर्चा कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज नोन एज अर्निंग कैपेसिटी और रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? तो ऐसे कोई भी खर्चे जो असेट क्रिएट करते हैं या उन खर्चों का बेनिफिट अवेलेबल है मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए, वो कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है या रनिंग खर्चों को कम करता है। अब आप है ना बुक ओपन करो एक बार टीएस गर्ल, इसमें पेज नंबर 18.5 देखो। पेज नंबर 18.5 देखो एक बार। पेज नंबर 18.5 आपको एग्जांपल दिख रहे हैं? फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर यूजुअली अकाउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिख रहा है? जैसे एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। पेज नंबर 18.5 पे दिख रहे हैं आपको 7 to 8 पॉइंट, 6 to 7 पॉइंट दिख रहे हैं। एक्सपेंडिचर इनकम फॉर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, असेट जहां भी क्रिएट हो रहे हैं, फॉर एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, या तो एक्सटेंड कर रहे हो फिक्स्ड एसेट या उसको कर रहे हो इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है ना, वो भी कैपिटल। मतलब देखो परचेज के साथ साथ आप कोई मेजर खर्चा कर रहे हो। आज जैसे अज्यूम करो मैंने ऐसा बोला, मान लो एक मोबाइल है, अब बताओ मोबाइल खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है? लेट से आप बोलोगे सर मोबाइल खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है? अब मोबाइल लेट से स्क्रीन हो गई तो मोबाइल को यूज करा गया। अब आपने मान लो लेट से मैं कहता हूं 50,000 का मोबाइल था, उसकी स्क्रीन ब्रेक हो गई और स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। आपने वापस स्क्रीन रिपेयर करा के सही कराई और लेट से वो स्क्रीन पड़ी आपकी लेट से 15,000 की। अब बताओ वो स्क्रीन जो लगाया, वो स्क्रीन पे जो 15,000 रुपए खर्च किए, वो कौन सा खर्चा है? वो भी कैपिटल है। उसने असेट की प्रोडक्टिविटी, असेट यूज ही तब आएगा ना, सिर्फ असेट खरीदना नहीं। लेकिन मान लो आपने कोई ऐसा खर्चा किया जो असेट की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरी बात समझे आप? अभी जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला बिल्डिंग है, आप बोलोगे बिल्डिंग खरीदना, आप बोलोगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं बिल्डिंग पे लेट से दिवाली पे हर साल कलर करवाता हूं, एवरी ईयर मैं बिल्डिंग पे नॉर्मल कलर करवाता हूं, तो आप बोलोगे सर हर साल कलर कराना कौन सा खर्चा है? लेकिन मान लो मैंने बिल्डिंग पे 5 साल में मेरा टारगेट है कि हर साल तो कलर कराऊंगा और 1 साल में पूरा रिपेयर रिनोवेशन कराऊंगा। तो मान लो बिल्डिंग को रिपेयर भी करा दिया, रिनोवेशन करा दिया, अब हर साल मैं रूटीन में 1 लाख रुपए खर्च करता हूं। बिल्डिंग कलर करता हूं 1 लाख रुपए खर्च होता है। लेकिन 5 साल में एक बार में बिल्डिंग की खर्चा आता है 10 लाख का, जिसमें मैं सारे काम करा देता हूं, छोटे मोटे पार्ट्स जो भी खराब हो रहे हैं सब रिप्लेस भी होते हैं। और उसमें मैं क्या करता हूं, मतलब एवरीथिंग रिपेयर भी हो जाती है उसके अंदर। तो ये मेजर रिपेयर हो गया एक तरह से बिल्डिंग का। तो ये कौन सा खर्चा है? तो ऐसा कोई भी खर्चा जो असेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। आपने गाड़ी सही कराई, नॉर्मल सर्विस कराया, नॉर्मल सर्विस कराया, कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। बट मान लो आपने गाड़ी के अंदर कोई मेजर पार्ट रिप्लेस कराया, इंजन का काम कराया, तो उससे तो असेट की कैपेसिटी बढ़ी ना, तो वो कौन सा है? कैपिटल। एसी खरीदना कैपिटल, एसी की रूटीन मेंटेनेंस करना हर साल, रेवेन्यू। अब मान लो एसी का कंप्रेसर चल गया किसी साल,
और कंप्रेसर सही कराया हमने तो कैपिटल। तो जनरली क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू में कभी कभी क्या होता है, हमको बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं लगता है, बट वो डिपेंड करता है केस टू केस पे। मेजर रिपेयर है तो कैपिटल, रूटीन रिपेयर है तो रेवेन्यू। तो आप केसेस पढ़ो आगे। एक्सपेंडिचर इनकर फॉर एक्सटेंशन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट, जो इंप्रूव करेंगे कैपेसिटी। इनकर टू ब्रिंग द फिक्स एसेट टू प्लेस ऑफ देयर यूज, ये तो अपने पढ़ा था, वेजेस पे किया। अब वेजेस पे किया, एसेट नॉर्मल वेजेस पे किया, बोलो कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू। बट वेजेस पे किया एसेट की इंस्टॉलेशन के लिए, कैपिटल। अच्छा बताओ, ये लाइन ऑफ डिफरेंस जरूरी क्यों है? वाई द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इज नेसेसरी? क्योंकि देखो, आप जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैंने बिल्डिंग खरीदी, मान लो 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, और मैं बोलता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, तो आप बोलोगे सर एंट्री करने के लिए देखो बिल्डिंग टू कैश करो, और अगर आप इसको रेवेन्यू मानते हो तो आप क्या कर दोगे? अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट ये आएगा कि प्रॉफिट कितने से नीचे चला जाएगा, और 10 लाख से प्रॉफिट नीचे गया तो अल्टीमेट क्या कम बनेगा आपका? टैक्स। अगर आप जब हायर लेवल के इनकम टैक्स जब पढ़ोगे तो इनकम टैक्स के अंदर बेसिकली क्या, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें एक हेड आता है बिजनेस हेड, और बिजनेस हेड में पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है टैक्स कैसे बचाएं। तो वहां पता है बिजनेसमैन क्या करते हैं, जनरली असेट बड़ा खरीदते हैं और किस में डाल देते हैं उसको, और रेवेन्यू करके अपनी पीएनएल में राइट ऑफ कर देते हैं, और अल्टीमेट क्या कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। बोलते भाई हमारा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी लाइन ऑफ डिफरेंस, गवर्नमेंट, आप रिटर्न फाइल करते हो, आपका केस स्क्रूटनी में आता है, बोलते नहीं ये रेवेन्यू नहीं, हम तो इसको कौन सा मानेंगे, कैपिटल। अब इसमें गवर्नमेंट और एसएससी में दोनों में फाइट हो जाता है। गवर्नमेंट बोलती नहीं कैपिटल है, हम बोलते हैं रेवेन्यू है। रेवेन्यू में फायदा क्या है बताओ मेरे को करके? टैक्स, एक साल में टैक्स बचा तो नहीं ना, कैपिटल करूंगा तो डिप्रीशिएशन क्लेम करूंगा हर साल। तो यहां क्या होता है, ये जनरली केसेस आते हैं लीगल सेल में चले जाते हैं। अब ये मैंने 10 लाख बहुत छोटा अमाउंट लिखा, सो फिगर 1 करोड़ का हो तो 1 करोड़ फिगर और 20% टैक्स की रेट है, तो डायरेक्ट 1 करोड़ का 20% निकालो, 20 लाख रुपए टैक्स के ऊपर इंपैक्ट आ जाता है आपकी। तो आप जब हायर लेवल पे इनकम टैक्स आओगे ना, तो इनकम टैक्स के अंदर मतलब जो एक्ट बना हुआ है उसमें, अगर मैं कहता हूं 200 पेज की पूरी बुक है इनकम टैक्स की मान लो, तो लगभग से 20 से 25 पेज सिर्फ इसी केसेस में कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है, ये लाइन ऑफ डिफरेंस पता ही नहीं लगता है। कुछ तो बहुत क्लियर है, पता लगा एसी खरीदा तो कैपिटल है, बट मेजर रिपेयर कराया ना, हाउ विल यू डिफाइन मेजर रिपेयर? मैंने बिल्डिंग में कलर कराया, अब मैं बोलता हूं मेरे हिसाब से तो ये रेवेन्यू है, गवर्नमेंट बोलती नहीं है तो मेजर रिपेयर कराया आपने, हम कैपिटल मानेंगे। तो कुछ खर्चे ऐसे जहां लाइन ऑफ डिफरेंस ड्रॉ करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, आप जितने केसेस पढ़ोगे तो आप क्लियर हो जाएगा कैपिटल है कि रेवेन्यू है। आई बात समझ में? बेसिक क्लियर है पूरा? ठीक है। अब अगर मैं बात, आपको मैंने डिफरेंस बताया ना क्यों नेसेसिटी है करना, अगर लाइन ऑफ डिफरेंस नहीं होगी तो आप खर्चों को पीएनएल राइट ऑफ करना चालू कर दोगे। अब बिल्डिंग खरीदना बताओ, पीएनएल राइट ऑफ करोगे क्या? नहीं करेंगे, और नहीं करोगे तो इसमें गवर्नमेंट को फायदा होगा, फिर वो राइट ऑफ करने नहीं देंगे और आपको चाहोगे राइट ऑफ हो हमारे बुक्स में। समझे बात को? क्लियर है? अब लिखो अगला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, ऑल दोज एक्सपेंडिचर which will be exhausted within the same accounting period, मतलब खत्म हो जाएंगे, और benefit of such expense is not available in the future
and such expenditure is incurred for routine activity is revenue expenditure. वो सारे खर्चे कौन से हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के. फिर लिखो सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कहां राइट ऑफ करेंगे उसको? P&L अकाउंट के अंदर, है ना. इनको राइट ऑफ कहां करना है अपने को? P&L के अंदर. इसके एग्जांपल मिलेंगे आपको ऑन पेज नंबर 18.14. फॉर एग्जांपल पेज नंबर 18.4. एग्जांपल पेज नंबर 18.4. जैसे रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, ये सब कौन से एक्सपेंडिचर है? अभी तुम फीस पे कर रहे हो, अंश ध्यान देना, तुम्हारे लिए बता रहा हूं. हाँ, अब तुम फीस पे कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में, तुम उसको कैपिटल बनाओ कि रेवेन्यू बनाओ? बताओ, तुम क्या चाहोगे? तुम जो खर्चा कर रहे हो वो रेवेन्यू बने या कैपिटल बने? हाँ, तुम चाहो कैपिटल बने. तुम चाहोगे कि हमको जो सर पढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू मतलब तुम जो फीस पे कर रहे हो. अच्छा बताओ, तुम जो फीस पे कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है? कितने लोग उसको एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट मानते हैं? बोलो. हाँ, द अमाउंट दैट यू आर पेइंग टुवर्ड्स फीस. बताओ अंश, द अमाउंट दैट यू आर पेइंग फॉर फी इज अ एक्सपेंस और इन्वेस्ट. अरे 2 मिनट, बच्चों का ओपिनियन तो सुनने दो. इन्वेस्टमेंट, मनन, इन्वेस्टमेंट. पीछे वालों को मतलब बोले कुछ नहीं हमारे तो, ना एक्सपेंस है ना इन्वेस्टमेंट. बोले आप हमको मोबाइल देखना दो, हमारा एक्सपेंस है ना. हाँ देव, इन्वेस्टमेंट है. तो अब तुम मानते तो इन्वेस्टमेंट हो. मैं कोशिश भी करता हूं उसको इन्वेस्टमेंट बना के रखूं, बट तुम कन्वर्ट किस में कर देते हो उसको? एक्सपेंस में. और अभी तो है नहीं, फिर आगे जाके एक और डेफिनेशन पढ़ाता हूं मैं. फाउंडेशन इंटर पे एक और डेफिनेशन आता है जिसको कहते हैं संक कॉस्ट. ये तुम्हारा अभी नहीं आएगा, आगे आएगा. संक कॉस्ट. संक मतलब डूबत कॉस्ट, जो इररिलेवेंट कॉस्ट है. तो अभी तुम अगर उसको क्या मानते हो? इन्वेस्टमेंट, तो आपके लिए वो संक कॉस्ट नहीं बनेगी. और क्या मानते हो अगर उसको, तो कौन सी कॉस्ट बन जाएगी? डूब गया पैसा. अब आपके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट बनाना है या एक्सपेंस बनाना है. मैं तुम चाहते हो कि तुम जो यहां पढ़ाई कर रहे हो, दैट शुड बी योर एसेट और इट शुड रिटर्न ऑफ इन P&L. समझे बात को? अब आप समझ लेना क्या चीज है. अब जो बच्चे ये मान रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है, हाँ इन्वेस्टमेंट है, तो कैसे बनेगा इन्वेस्टमेंट? मेहनत करनी पड़ेगी. ध्रुव के अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट है. तो पैसा यहाँ देता है और टाइम ध्रुव में इन्वेस्ट करता है, कौशल में इन्वेस्ट करता है. हाँ, और कौशल क्या देते हैं यहाँ? और वैलेंटाइन वीक है सर. चलो हो गया वाला, हो गया. चलो ये क्लियर है, रेवेन्यू कैपिटल. अब लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन. अच्छा, ये जहां कैपिटल लिखा ना, इधर लिख दो फॉर एग्जांपल पेज 18.5 लिख देना उधर. इससे एग्जांपल पेज 18.5 पे रेफर कर लेना है ना, वहां लिख देना फॉर एग्जांपल पेज 18.5. ठीक है. अब लिखो नेक्स्ट लिखो डेफर्ड रेवेन्यू. देखो डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है समझना. अब ये वापस उनको समझ आएगा जो वैलेंटाइन पे ध्यान दे रहे हैं.
डेफर्ड रेवेन्यू मतलब खर्चा आज करो, बेनिफिट भविष्य में मिलेगा, है ना। तो डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर डन टुडे बट बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन नियर फ्यूचर। अभी आज तुम टाइम इन्वेस्ट करो वैलेंटाइन बनाने पे, भविष्य में वैलेंटाइन अगर आज वो क्वालिटी तो देखो नाम पे डेफर्ड, डेफर्ड मतलब आगे कर देना शिफ्ट। एक्सपेंडिचर इन्वर्ट आज किया बट बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलेगा, वो कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू। अब एक बार इसका डेफिनेशन लिख लो आप, डेफर्ड रेवेन्यू। अरे सच में कोर्स में है, आधे लोग लिख ही नहीं रहे, बोले सर ये मजाक कर रहे हैं। ये तुम्हारी बुक में है डेफर्ड रेवेन्यू, देखो पेज नंबर 18.7 पे ये दिखेगा बिल्कुल डेफिनेशन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चेक भी कर रहे हैं कि सर से, हाँ चेक कर लो, दिख जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू हैज नो रिलेशन विद योर वैलेंटाइन, ध्यान रख लेना। हाँ डेफर्ड रेवेन्यू का आपके कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझा लिखो आप। इट इज अ एक्सपेंडिचर it is expenditure incurred, it is an expenditure incurred during the current accounting period but the benefit of this expenditure will be available but the benefit of this expenditure will be available in the future accounting period. अब इसमें ना इसका एग्जांपल लिखना। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिखना। दिस एक्सपेंडिचर is also known as fictitious asset. Fictitious asset. FICTITIOUS. Fictitious asset. लिखो फटाफट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, इसको ध्यान से समझना डेफर्ड रेवेन्यू को। अब बताए, देखो मैं आपको है ना इसको ऐसे समझाता हूं फिक्टिशियस। अब ये बताए चैप्टर नंबर 2 जो अपनी बुक में था, जब अपने स्टार्ट किया था, मैंने बोला बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कुछ टर्म अपन बाद में पढ़ेंगे। आप चैप्टर नंबर 2 में देखोगे तो वहां आपको फिक्टिशियस दिखेगा, बट मैं वहां उस टाइम समझा था, आपको समझ नहीं आता। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग सब ध्यान देना क्या होता है फिक्टिशियस एसेट पे, इसको ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। सब लोग इधर ध्यान देंगे, बातें नहीं। देखो मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर अभी 2 तरह का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। मैंने रेंट पे किया, एंट्री करी रेंट टू कैश 50,000 मान लो। आप बोलोगे तो इसको आप ऐसे राइट ऑफ कर दो P&L 2। तो आप बताओ ये कौन सा खर्चा हुआ, रेवेन्यू। एग्री करते हो? अगर रेंट पे एंट्री करी ऐसे और P&L प्रिंट कर दिया, आप बोलोगे ये एक्सपेंस था और राइट ऑफ कर दिया। अब मैं यूं बोलता हूं मैंने बिल्डिंग परचेज की, एंट्री करी बिल्डिंग टू कैश, मान लो 10 लाख की बिल्डिंग परचेज करी।
अब बताओ क्या मैं ऐसे कर दूं पीएनएल टू बिल्डिंग पूरी 10 लाख रुपए? बिल्डिंग कौन सा नेचर है बताओ? क्या पीएनएल टू बिल्डिंग 10 लाख कर सकता हूं क्या? नहीं, बिल्डिंग तो अगर पीएनएल कर तो आपने रेवेन्यू मान लिया उसको। भाई रेवेन्यू तो पीएनएल राइट ऑफ कर दिया ना आपने, तो वो तो गलत है ना। अच्छा बताओ इस केस में आप बोलोगे सर इसका क्या करो आप, और डेप्रीशिएशन कौन सा हेड है, और इसको राइट ऑफ कैसे करो वापस? बोलो, ये समझ में आता है? तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है और डेप्रीशिएशन कौन सा है? मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाएगा। अभी आप समझ रहे हो? मतलब मैं अगर यूं बोलूं कि अगर कोई खर्चा रेवेन्यू है तो वो कहां जाएगा, और अगर कोई कैपिटल है, अब ऐसा खर्चा जो दोनों तरफ आएगा, मतलब ऐसा एक एक्सपेंडिचर है जो असेट भी है, वो कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सर डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है? देखो अज्यूम करो, मैं एग्जांपल समझाता हूं इसको। मेरे को एक बात बताओ, अपन अगर खर्चा पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं तो इससे प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है? खर्चे को अगर पीएनएल में लेके जाएंगे तो क्या होगा बोलो, प्रॉफिट क्या होगा? इसको ध्यान से समझ लेना कंसेप्ट को। ये 12th में जाते ही पार्टनरशिप के अंदर फिक्टिशियस एसेट आएंगे तुम्हारे बुक्स में, आपको दिखेगा एसेट इधर चल रहा है, आपको फिर आइडिया नहीं लगेगा क्या है, इसलिए ढंग से समझना बिल्कुल। पीएनएल के अंदर खर्चा राइट ऑफ करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? आप बोल रहे हो प्रॉफिट कम होगा, एग्री करते हो? अब मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, अज्यूम करो मैंने एडवर्टीजमेंट किया और एडवर्टीजमेंट किसी बड़ी सेलिब्रिटी को बुला लिया। अब मान लो आपका जो अकाउंटिंग ईयर था 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, और आपने उस सेलिब्रिटी को लेट से अमाउंट तय किया, भैया 50 लाख आपको हम पे करेंगे, आपको इनॉग्रेशन करने आना है। अब आपका रूटीन में खर्चा 50 लाख का भी होता ही नहीं था, आपका जो पीएनएल बनता था ना, वो इधर आपका नेट प्रॉफिट आता था मान लो 20 लाख का, सारे खर्चे हो जाते थे लेट से इधर मान लो 5-7 लाख के खर्चे होते थे, और फाइनल कैपिटल में कितना फिगर जाता था आपका? अपना जीपी आता था 20 लाख का, 5 लाख खर्चे होते, कैपिटल में कितना आता था? ये रूटीन हर साल 15-17 लाख, कभी 15 लाख, कभी 17 लाख, कभी 14 लाख, ऐसे ही चलता था अपना, है ना? मतलब रूटीन अपना ऐसा चलता था। अब पिछले साल का जब पीएनएल देखते हैं, मतलब 2022-23 का, तो प्रॉफिट कितना था? 15 लाख। बट इस साल मैंने एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च कर दिया पता? मैंने कहा इस साल एक बड़े रिस्क लेते हैं कि सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, थोड़ा ब्रांड बन जाएगा अपना, और सेलिब्रिटी ने कितना चार्ज किया मुझसे? 50 लाख। अब आपने मान लो ये खर्चा किया लेट से इन द मंथ ऑफ February 2024, आपने फरवरी में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और अपने बिजनेस को आपने चलाने के लिए कितने का खर्चा किया आपने? 50 लाख का एक मेजर एडवर्टीजमेंट किया। अब बताओ 50 लाख के हर साल खर्च होते थे क्या? ये एक्सेप्शनल खर्चा है ये 50 लाख हर साल खर्च होते थे क्या? नहीं, ये तो एक्सेप्शनल खर्चा है, पर्टिकुलर ईयर का खर्चा है। अरे देव इधर ध्यान दो, जीवन में सेलिब्रिटी बनोगे तो ध्यान रखना, हाँ नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे, मनन वंदन को काम नहीं आना है। इधर ध्यान दो, नीचे बैठो बोले अपने जीवन में बनना ही नहीं कुछ भी। तो अब बताओ 50 लाख रुपए खर्च किए आपने, अब बताओ क्या ये हर साल जो रूटीन खर्चा है वो है, या ये पर्टिकुलर इस ईयर का एक्सेप्शनल खर्चा है? अब आपने फरवरी में खर्चा किया एडवर्टीजमेंट का, अब मान लो आपने लेट से कोई अच्छी सेलिब्रिटी, मान लो अमिताभ बच्चन को बुला लिया, बोले मैं तो उसी से बुलाऊंगा, अब 50 लाख रुपए बोला। अब वो आया, इनॉग्रेशन करके चला गया। अब वो बताओ 50 लाख रुपए आप उससे बोलो देखो भैया एक काम कर 50 लाख किस्तें बनवा ले। 50 लाख तेरे को इमीडिएट तो नहीं दूंगा मैं, 50 लाख ईएमआई पे दूंगा, किस्त बनवा लो 50 लाख की। आप सेलिब्रिटी को बुला रहे हो और उसको बोला कि 50 लाख जो करूंगा वो इमीडिएट वैसे किस्तें बनवा लेते हैं अपन लोग, कि हर साल मान लो 5-5 लाख रुपए दे दूंगा मैं तुमको और 10 साल तक पे करूंगा क्योंकि तुम हमारे यहाँ आ जाए। तो ऐसा होगा क्या? या इमीडिएट पे करना पड़ेगा आपको? पहले पे करना पड़ता फिर आते हैं वो, तो ऐसे होगा ना। उसे बोलो किस्तें बनवा लो तो वो तो बोले कौन भिखारी आदमी आ गया। भाई किस्त तो नहीं बनेगी ना, इसको तो इमीडिएट पे करना पड़ेगा ना। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने एडवर्टीजमेंट खर्चा किया, आपने एंट्री कर दी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू, और ये कितने रुपए से करी?
और ये कब था बताओ? अब ऐसा है कि अमिताभ बच्चन आया ना, अगले दिन आपके यहाँ कस्टमर ही कस्टमर आ गए, लाइन लग गई कि नहीं अमिताभ बच्चन इनॉग्रेट कर, यहीं से खरीदना है हमको। अभी अपने ज्वेलर था कल्याण ज्वेलर्स, बहुत साल पहले आया था अमिताभ बच्चन, शायद 8-9 साल हो गए इस बात को। ठीक है, फिर भी हमारे पास ब्रांड तो है, लेकिन ज्वेलरी इसलिए वहां से खरीदोगे कि वहां क्यों अमिताभ बच्चन आया था इसलिए, ऐसे हो गया। आप यूं बोलो नहीं हम तो ज्वेलरी वहीं से खरीद लें कल्याण ज्वेलर्स से क्योंकि वहां अमिताभ बच्चन आया था, और कोई अमिताभ बच्चन दिया नहीं इसलिए वहां से नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। और आपने फरवरी में खर्चा किया, मान लो अज्यूम करो लेट से आपने 8 फरवरी को बुलाया, आज के दिन ही बुलाया था पिछले साल, तो क्या आप ये इमेजिन करोगे 9 फरवरी को आप 1 करोड़ का बिजनेस कर लोगे? क्योंकि अमिताभ बच्चन आ गया तो अगले दिन से तो कस्टमर की लाइन लग गई बिल्कुल। अब हर रोज अपन 1 करोड़ टर्नओवर करेंगे तो फिर सब लोग अमिताभ बच्चन को बोलेंगे 50 लाख खर्चा करो, नहीं 1 करोड़। ऐसा नहीं होगा, तब इससे सिर्फ ब्रांड क्रिएट होगा। अच्छा मेरे को बताओ 50 लाख का खर्चा से क्या बेनिफिट आपको इमीडिएट मिलेगा या ओवर द पीरियड मिलेगा? ओवर द पीरियड मिलेगा ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं आज मैंने खर्च किया तो मेरे को आज के आज बेनिफिट मिल जाएगा, अगले अमिताभ बच्चन को फोन करो भाई तू आया और तो कस्टमर भी नहीं आया देख मेरा, तो इनोग्रेट करके वो कस्टमर भी नहीं आए तो मतलब क्या है तुमको बुलाने का? गेटिंग माय पॉइंट? और 50 लाख रिफंड मांगो तो भी वो देगा नहीं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, खर्चा तो कर दिया 50 लाख का, बट क्या बेनिफिट इमीडिएट मिला गया? और आप बोलो कि ये क्योंकि खर्चा मैंने कब किया था फरवरी 24 में, तो इस साल का जो उसमें प्रॉफिट आएगा, मैं तो बोलता हूं इसको मैं इसी साल राइट ऑफ कर देता हूं। मैं बोलता हूं P&L टू एडवर्टीजमेंट कितने राइट ऑफ कर दिया? 50 लाख से। अब आप 50 लाख से राइट ऑफ करोगे तो पता चलेगा आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है इधर क्या आ गया, टू एडवर्टीजमेंट कितना आ गया। अब सरकार को हर साल तुम 15 लाख का प्रॉफिट बताते थे, 20% टैक्स भरते थे, हर साल 3 लाख रुपए टैक्स भरते थे, सरकार भी खुश तुम भी खुश कि 15 लाख रुपए कमाते थे, हर साल कितना रुपए टैक्स भरते थे? 3 लाख। तो सरकार को पता था कि यार इस बंदे से 3 लाख रुपए को हर साल कहेंगे। गवर्नमेंट वॉज अवेयर कि ये बंदा 3 लाख रुपए पिछले 5-7 साल से दे रहा है और 3 लाख कभी 3.5 लाख कभी 2.75 ये फिगर टैक्स का कलेक्शन होता है। अब आपने जब 31 मार्च 24 वाला रिटर्न फाइल किया ये वाले साल में, ये वाले साल में आप हर साल प्रॉफिट कितना कमाते थे? 15 लाख, और इस साल 50 लाख रुपए खर्च किया तो इस साल पता चला कितने का लॉस आ गया। और लॉस के अंदर सिस्टम क्या होता है, लॉस को आप अगले 2-3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इनकम टैक्स में रूल होता है जनरली 8 साल या 4 साल का एक स्लैब होता है उसके अंदर कि आपका लॉस है तो ये जो लॉस है इसको अगले 4 साल में आप सेट ऑफ कर सकते हो प्रॉफिट के। अब आपने बोला भैया इस साल मेरा लॉस है तो इस साल टैक्स तो बनेगा नहीं कुछ भी। अब गवर्नमेंट बोल रही है हर साल ये आदमी 3 लाख टैक्स देता है, इस साल ये क्यों नहीं दे रहा? अब आपने रिटर्न फाइल किया, आपने बताया लॉस है और इस साल मैं कुछ भी टैक्स नहीं भरूंगा। अब जैसे ही पता लगा भैया इस साल ये आदमी टैक्स नहीं भर रहा है, सरकार का नोटिस है कि आपको कि इस साल आपने ऐसा क्या खर्चा किया कि टैक्स नहीं बना आपका। अब हमने अमिताभ बच्चन को बुलाया और उससे हमारी इनकम तो बढ़ी नहीं और लॉस में चले गया धंधा। अब वो ये कहती है गवर्नमेंट की ये 50 लाख का खर्चा का आप राइट ऑफ कौन से साल में कर रहे हो? इसी साल में राइट ऑफ कर रहे हो। आप कौन से साल में राइट ऑफ कर रहे हो? 23-24 में। बट क्या इसका पूरा बेनिफिट आपको इस साल मिल चुका है क्या? नहीं। अब अगले साल जो सेल होगी उसमें कुछ ना कुछ उस ब्रांड का भी इंपैक्ट होगा उसके आने का। तो गवर्नमेंट ये बोलती है इस खर्चे को क्योंकि बेनिफिट ओवर द पीरियड अवेलेबल है तो इसको आप इमीडिएट राइट ऑफ मत करो, इसको डेफर करो। डेफर मतलब धीरे धीरे राइट ऑफ करो इसको। आप अगर इमीडिएट राइट ऑफ करोगे तो आप ये मान लो इस साल अमिताभ बच्चन आया और इसी साल हमारी सारी सेल हो गई इससे, और इस साल खर्चे को हमने खत्म कर दिया। अब आने वाले साल में हमारे को अमिताभ बच्चन के नाम को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ब्रांड तो आपने एक बार खर्चा किया पर उस ब्रांड का बेनिफिट तो ओवर द पीरियड मिलेगा ना हमको। तो अकाउंट्स क्या बोलता है कि इस खर्चे को क्या करो आप डेफर। डेफर मतलब आगे खिसकाओ। हम ये मानते हैं कि ये 50 लाख खर्चा किया, इस ब्रांड का वैल्यू अगले 5 साल तक लोगों को याद रहेगा। कि 50 लाख रुपए खर्च किए वो कितने साल तक याद रहेंगे? अगले 5 साल तक। कौन है? हाँ 2 मिनट बोला। अब मेरे को बताओ मैंने 50 लाख एक्सपेंडिचर किया तो कितने साल तक पता उसका बेनिफिट मिलेगा? मैंने कहा मेरे को 5 साल तक। तो राइट ऑफ भी कितने साल तक करूं मैं इसको? भाई आप जब बेनिफिट आपको 5 इयर्स तक मिलेगा उस ब्रांड का, ये स्पेसिफाइड होता है। इसके रेट्स मतलब डेफर आप जब भी करते हो एक लिमिट के 50 लाख के ऊपर है तो एक्ट में गिवन होता है
कि इसका बेनिफिट 5 ईयर है, आप 1 करोड़ करोगे तो 7 ईयर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्ट के अंदर, जैसे डेप्रिशिएशन रेट्स और सब एक्ट में लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सुनना मेरी बात सब लोग ध्यान से। अब आप फरवरी 24 में आपको इनकम टैक्स, आपको अकाउंट से बोल रहे हैं भैया इस खर्चे का बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा। अब आप अमिताभ बच्चन को बोलो देखो भैया बुलाना तो है, बट इसका बेनिफिट मेरे को अगले 5 साल तक मिलेगा, तो आप भी पेमेंट अगले 5 साल तक ही लेना मुझसे, मैं हर साल 10-10 लाख रुपए दे दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, पे तो इमीडिएट करना है बट बेनिफिट 5 इयर्स तक मिलेगा। तो आपने जब सेलिब्रिटी को बुलाया फरवरी में, आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कोई सेलिब्रिटी, आप जब भी कोई मेजर एडवर्टीजमेंट करते हो आपका एक पर्टिकुलर पे बहुत हैवी खर्चा रहता है जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बट ऐसा थोड़ी ना कि आज आपने खर्चे किए और आपको इमीडिएट बेनिफिट मिल गया उसका। अब मेरे को बताओ, मैंने 50 लाख एडवर्टीजमेंट किया, अब 50 लाख एडवर्टीजमेंट किया, इसको आप राइट ऑफ सेम ईयर में तो करोगे नहीं, आपने कहा इसका बेनिफिट कितने साल तक मिलना है मेरे को, तो मैंने कहा इस साल मैंने कितना राइट ऑफ कर दिया मान लो सिर्फ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखा जाए तो बुक्स में आपने डेबिट कितने का किया एडवर्टीजमेंट और क्रेडिट कितना किया आपने, 10 लाख। 50 लाख का डेबिट किया और क्रेडिट कितने का किया, 10 लाख। बोलो कितने का डेबिट बच गया। अब दुविधा ये कि पूरा 50 लाख प्रीमियम लेके जा नहीं सकते, कि अलाउड ही नहीं है, इसका बेनिफिट तो आने वाले सालों में मिलेगा, तो 50 लाख राइट ऑफ नहीं कर सकते। अब 50 लाख डेबिट किया, 10 लाख क्रेडिट किया, कितना बैलेंस बचा, 40 लाख का डेबिट, और डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, तो बताओ कहां जाएगा फिर वो बैलेंस शीट। डेबिट बैलेंस है तो जाना पड़ेगा ना बैलेंस शीट में। तो अब मैं इसको, और कौन सी साइड, और यहां क्या लिखता हूं, बोलो आई बात समझ में। अब अरे निशी और इधर ध्यान दो, एडवर्टीजमेंट कितना दिख रहा है। अब मान लो इधर आपकी बिल्डिंग भी चल रही थी 10 लाख की, इधर डेटर्स भी थे 5 लाख का, इधर प्लांट और मशीन भी था 15 लाख, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, 2 मिनट और लेंगे, हाँ 5 मिनट और ले लूंगा बस, तो इंटर को, हाँ चलो खैर ध्यान दो इधर। अब आप मेरी बात समझना, एडवर्टीजमेंट 40 लाख है, बिल्डिंग 10 लाख है, डेटर 5 लाख, प्लांट मशीन 15 लाख। अब ये बैलेंस शीट थी 31 मार्च 24 की, इधर क्रेडिटर्स थे। अब एडवर्टीजमेंट कर तो दिया, अगले साल पता चला अमिताभ बच्चन से धंधा कुछ नहीं आया, सोच के बैठे तो भी उसने ब्रांड बनाया हमारा, और लोग आना कम हो गए, मेंटलिटी हो गई ये तो और महंगा मिलेगा प्रोडक्ट, कौन जाए, कस्टमर आए नहीं आपके। और हुआ क्या, जाकर के जून जुलाई के अंदर ये डिसाइड किया धंधा बंद करो, ये क्लोज करना है बिजनेस। बोले अभी अमिताभ बच्चन और बर्बाद कर चला गया, पहले 15-17 लाख तो कमा रहे थे, वो भी नहीं कमा रहे। अब आपने सोचा इस धंधे को बंद करना है, तो अब बताओ बिजनेस बंद करना है तो असेट बेचोगे नहीं बेचोगे, सारे असेट बेचेंगे और ये छोड़ेंगे थोड़ा ना पैसा। जब असेट बंद, बिजनेस बंद करो, उनको बोला हम बिजनेस बंद करें, तुम्हारा पैसा भी गया, तो क्रेडिटर्स को तो पैसा देना पड़ेगा ना आपको, और पैसा देना है तो आपको मार्केट से रिकवरी भी करनी पड़ेगी। अब आपने कहा कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, 40 + 10 50 + 5 55, और प्लांट मशीन कितने का था 15, कितना हुआ टोटल 70 लाख के अपने असेट थे। और मान लो इधर एक बैंक लोन भी था, चलो अपन बिजनेस को लॉस में आते, बैंक लोन था लेट से 55 लाख का बैंक लोन था। आपने टेंशन वाली बात नहीं है, बोले क्यों टेंशन नहीं है, बोले 70 लाख के एसेट पड़े हुए हैं और 70 लाख, बोले अपन किसी का लॉस करके निकलेंगे नहीं, बोले अपन किसी का पैसा नहीं खाएंगे। अब आपने मान लो अपने, या अपन चलो डेटर्स और बढ़ा देते हैं, डेटर्स 7 लाख कर देते हैं, ये बिल्डिंग 12 लाख कर देते हैं, प्लांट मशीन 17 लाख कर देते हैं, थोड़ा एसेट और बढ़ा दिया अपन ने, कितना और टोटल लगाओ 40 और 12 52 और 7 59, 59 और 17, तो अराउंड 76 लाख, वो 6 लाख फिर भी पॉकेट, ठीक है। अब मान लो मैंने देव को बुलाया, ना देख भाई तू मेरा अकाउंटेंट है, तू बातें करता रहता था हमेशा क्लास में, और तू जुगाड़ू आदमी है, तो तू एक काम कर, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट है, देख अपने इसको बेच के आना है
और उन लोगों को पैसा चुका देना सर, और 6 लाख नहीं हो तो 5 लाख तो ले आना। तो डील करके तो सर वो 5 लाख रहूंगा, आधे मेरे आधे आपके। मैंने कहा ठीक है, 2.5 लाख तो रखना, 2.5 लाख मैं रखूंगा। ये बड़ा खुश हुआ सर, देखो 2.5 लाख कमा लिए। अब ये बैलेंस शीट लेके निकला और मैंने इसने पूछा कौन कौन लोग हैं पैसा रिकवरी करने बता दो, मुझे मार-धाड़ करके पैसा रिकवरी कर लूंगा मैं, कौन सा एसेट बेचना है बता दो। अब मैंने कहा देखिए एडवर्टीजमेंट बेचना है, बिल्डिंग बेचनी है, डेटर से पैसा लाना है, प्लांट मशीन बेच देना मार्केट में। ये गया, बिल्डिंग 12 लाख की थी, इसको पता था मेरे को 5 लाख में 2.5-3 लाख तो मिल जाएंगे। अब इसने कोशिश करा अच्छे से बेचने का, 12 लाख की बिल्डिंग थी, और जब आप बेचने जाओगे तो एकदम से आपको वैल्यू तो मिलेगी नहीं अपनी। आपने 12 लाख की कोई बिल्डिंग है, 12 लाख की बिल्डिंग है, टेबल डील करिए एक आदमी से, बोले हाथों हाथ बेचनी है, पैसा चाहिए। बोले 12 तो नहीं, मैं इसका काम करता हूँ 11 लाख दे दूंगा। चलो डील डन, 11 में बेच दी बिल्डिंग। ये बड़ा खुश हुआ, 11 लाख तो है, 11 लाख कैश जनरेट हो गया। डेटर 7 लाख के थे, अब लोगों से लेने थे 7 लाख रुपए। ये गया रिकवरी करने, कुछ बैठे हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग मिले नहीं, बट जैसे तैसे मान लो 7 के 6 लाख रुपए रिकवरी करके ले आए, तो 11 और 6 17 लाख रुपए। अब प्लांट मशीन 17 लाख की थी, ये भी तय हुआ, और मान लो इसे 15 लाख रुपए आ गए लेट्स। तो 15 और 6 21 और 11 32 हो गए ना। हाँ, 32 लाख रुपए से कैश अवेलेबल है। ये बड़ा खुश हो रहा है। अभी टेंशन वाली बात है, एडवर्टीजमेंट और पड़ा है 40 लाख का, बोले एक एसेट और पड़ा है 40 लाख का, वही बेच देंगे अपन। अब ये गया क्रेडिटर को पेमेंट चुकाया, बोला कितना बाकी बता, बोले खूब पैसा ही पैसा है अपने पास। क्रेडिटर को चुका दिया, 22 लाख में से 32 लाख में से क्रेडिटर को दे दिए कितने, अभी 17 लाख बचे। अभी खुश हो रहा है, 17 लाख रुपए बचे और 55 लाख देने और 40 लाख, मतलब ये अभी भी गणित लगा रहा है कि 40 17 तो लगभग 57 पड़े हैं और 55 लाख देने। बोले सर ने 2.5 लाख बोला था मेरे को देंगे, सर को कुछ नहीं दूंगा, 2 लाख मैं रखूंगा। अब लेकिन मैंने पूरा डील रन कर लिया, मैंने देख सब पेरोल करके आना, ये जिम्मेदार लेके गया, क्योंकि आपके पास कोई नहीं आएगा पैसा मांगने, मैं सबको चुका दूंगा। अब ये गया एडवर्टीजमेंट बेचने के लिए, बोले कोई 40 लाख में एडवर्टीजमेंट खरीद लो। इसको लगा था 1-8 लाख में बिक जाएगा, मतलब जहां 1-1 लाख का वेरिएशन आ रहा है। तो मान लो ये गए अपने इनके पास, पीछे अंश के पास गया, अंश को फोन लगा, देखे बहुत शानदार एसेट है अपने पास, 40 लाख की चीज आई है, हाथों हाथ डील करेंगे, 38 लाख में दे दूंगा मैं तेरे को। अंश को अरे वाह 40 लाख की चीज 38 में मिल रही है मेरे को। तो बोले तो आजा फटाफट अपन देख लेंगे डील। अब देव गया, बोले पूछा क्या एसेट है बता, बोले एडवर्टीजमेंट है 40 लाख का। तो 40 लाख का क्या है, बोले एडवर्टीजमेंट बेचना है 40 लाख का, और तो 38 लाख में। बोले ये कौन सा एसेट है, बोले एसेट क्या है बता तू, मेरे को दिखा दे एक बार एसेट। अब प्लांट मशीनरी दिखा दी, बिल्डिंग दिखा दी, अब वो एडवर्टीजमेंट दिखा है कहां, जो दिखा है अमिताभ बच्चन फोटो, ये एडवर्टीजमेंट है। अमिताभ बच्चन फोटो एडवर्टीजमेंट है। बोले 38 लाख में कौन लेगा, बोले तो 5 में नेट से निकाल लूंगा फोटो में। क्यों रहा 38, अपन ने लास्ट से 50 लाख रुपए दिए उसको। अब दुविधा ये कि बुक्स में चल तो रहा है, बट क्या ये असली में एसेट है क्या, राइट ऑफ करना बाकी इसलिए एसेट है, ये एसेट है क्या। अब ये पूछा, अब ये बोलता है देख नहीं ये तू 38, बोले चल एक काम कर 35 में ले यार, छोड़, तू बचपन का मित्र है, साथ में वैलेंटाइन मनाया, 35 में डन कर। अब अंश बोले वैलेंटाइन मनाया, कुछ नहीं मनाया, 5 में 35 लाख दे दूं, वो इतना पागल तो मैं नहीं हूं। बोले 35 लाख एसेट तो देखा, बोले एसेट चल रहा है ना बुक्स में, देख एसेट साइड डेबिट साइड चल रहा है, एसेट है। बोले ये कौन सा एसेट है, अब बताओ क्या ये एसेट है क्या। बट दुविधा इसलिए क्योंकि आपको बुक्स में एसेट साइड क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि बैलेंस डेबिट है, इसको इमीडिएट राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो ये दिस इज नॉट अ एसेट। सिर्फ डेबिट साइड लिखने का कारण क्या है, एसेट साइड लिखने का कारण है क्योंकि उसमें बैलेंस है, बट एसेट नहीं है ये, समझे बात को। तो इसलिए ये कौन सा एसेट है, फिक्टिशियस एसेट, नाम ही क्या दिया, इमेजिनरी एसेट, और इसको धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाएगा, ये कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू। अच्छा अब इस साल 40 रह गया, इस साल फिर 10 लाख रुपए कम करोगे, अगले साल 30, फिर 20, फिर 10, ऐसे धीरे धीरे एक्सपेंडिचर क्या कर दिया जाएगा, एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा।
ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब होमवर्क लिखो। पेज नंबर 18.7, पेज नंबर 18.7, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 18.7, इलस्ट्रेशन 1 and 2, then पेज नंबर 18.47, पेज नंबर 18.47, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 6, 7, 8, पेज नंबर 18.51, 18.51, इसके है ना, एक बार एमसीक्यू आप सारे ही कर लेना, जो एमसीक्यू पेंडिंग है सारे हो जाएंगे एमसीक्यू। 18.50 पे एमसीक्यू है वो सारे कर लेना एक बार, ठीक है? ये करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से करते हैं।